नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज ही 11 जुलाई है और 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कुछ चमत्कार होगा, ये शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट की अपेक्षा थी और उनका अपेक्षा भंग हो गया। वो तो होना ही था, क्योंकि जब आप कुछ अशक्य इम्पॉसिबल बातें बनाना चाहते हो तो ऐसा होने में कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, और फिर भी आप बोलते हो कि ये तो लड़ाई तो हम जीतेंगे। लेकिन एक बात हमेशा होती है दोस्तों, लड़ाई हो, आपके हाथ में कौन सा हथियार है, आपके पास कितनी सेना है, आपके पास कितने लड़ाके हैं, ये सब बातें अलग होती है। लेकिन मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था कि अगर शेर लोगों की, शेर जो होते हैं उनकी सेना है, लेकिन कोई भेड़ बकरा उसका नेतृत्व करता होगा तो वो शेरों की सेना भी हार जाती है। लेकिन अगर भेड़ बकरियों की सेना है और उसका नेतृत्व, उसका सेनापति अगर कोई शेर है, तो भेड़ बकरियां भी मानो शेर जैसी लड़ती है। ये मैंने कहीं पढ़ा था, अभी सच है झूठ है मालूम नहीं, लेकिन ये बात मैंने पढ़ी है। और जब से ये शिवसेना की उथल पुथल महाराष्ट्र में राजनीति की शुरू हो गई, वहाँ से मैं देख रहा हूँ असलियत में आप कहो तो 2019 का विधानसभा चुनाव ख़त्म हुआ और नतीजे आए, तब से जिस ढंग की राजनीति उद्धव ठाकरे जो पक्ष प्रमुख होते हुए कर रहे थे, वो जो मैं देख रहा था तो मुझे पता था ये हर जगह हारने वाले। हाँ ठीक है, आज पवार साहब ने उनको सपोर्ट किया है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया है, चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन जब तक हाथ में सत्ता है उसकी मस्ती दिखा सकते हैं। लेकिन जिस दिन इनके हाथ की सत्ता निकल गई तो इनके पास कुछ नहीं रहेगा। और दूसरी बात है, जो आपकी ताकत है, अगर वो ताकत ही आप नहीं समझना चाहते, देखो आज की जो गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसमें कानून और कानून का दायरा ये बड़ा ताकतवर होता है। और उस दायरे में रहकर आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो दायरा, वो मर्यादा, वो लक्ष्मण रेखा अगर आप छोड़ देते हैं, उसको क्रॉस कर जाते हैं, तो वो अधिकार या उसकी ताकत बचती नहीं। और इसी बात को उद्धव ठाकरे भूल गए थे। मैं एक आपको उसके लिए कारण भी बताता हूँ। ये बात कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। 2 साल पहले जब सामना, ये जो शिवसेना का मुखपत्र है, माउथ पीस है, उसको बहुत बड़ा लंबा इंटरव्यू शरद पवार ने दिया था, जो शिवसेना के प्रवक्ता और सामना के कार्यकारी संपादक एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत ने लिया था। उस इंटरव्यू में एक धोखा खुद पवार ने इनको बताया था। हमारी या जो शिवसेना का जो अपने दुश्मन लगते, बीजेपी वाले हो और कोई हो, तो बात अलग है। लेकिन जो जिनके आधार पर, जिनकी मदद से आप चीफ मिनिस्टर बने हो, सत्ता में बैठे हो, कम से कम उनकी सुनना ज़रूरी है। तो उस इंटरव्यू में शरद पवार ने इशारा दिया था, समझ दी थी, सतर्क होने को इशारा दिया था। और क्या कहा था, जिस ढंग से आज तक आप अपनी पार्टी चलाते आए, यानी शिवसेना नाम की पार्टी आप संगठन के तौर पर जिस ढंग से चलाते हैं, उस ढंग से सरकार नहीं चल सकती। और गठबंधन की सरकार तो बिल्कुल नहीं चल सकती, और गठबंधन भी नहीं चल सकता। मतलब ये था कि आपकी पार्टी शिवसेना जो पार्टी है, उसमें आदेश चलते हैं, दूसरे किसी का आप सुनोगे नहीं। आप नेता हो तो आप बस बोलोगे कि मैंने कहा है, मैंने डिसीजन लिया है, मैंने निर्णय लिया, बस बाकी लोगों को उसका अमल करना है, उसको फॉलो करना है, उस पर चर्चा नहीं करें, कोई विरोध नहीं करेगा, कोई उस पर आक्षेप नहीं लेगा। तो इस ढंग से शिवसेना चलती आई है, लेकिन उस ढंग से महाविकास आघाड़ी नाम का गठबंधन नहीं चल सकता। 3 पार्टियों का जो संगठन बना है, उसका सरकार है,
उसके चीफ मिनिस्टर आप हो और आपको 3 पार्टियों का संगठन महाविकास आघाड़ी चलानी है और उसका सरकार चलाना है, तो सबको साथ में लेना पड़ेगा। तीनों पार्टियां और जो सपोर्टर है उनके सहमति से चलना पड़ेगा। ये पवार साहब ने 1.5-2 साल पहले सामना को जो इंटरव्यू दिया था उसमें साफ साफ बताया था। आप भी पढ़ सकते हो, मैंने पढ़ा है, बहुत सारे लोगों ने देखा सुना भी है, क्योंकि वो वीडियो इंटरव्यू था, वो शब्दों में भी छपवाया गया था। तो उसमें साफ साफ जब शरद पवार बताते हैं, जो आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर लाकर बिठा देते हैं, कम से कम उनकी सुनो, हम जैसे लोगों की मत सुनो। आप पर टीका टिप्पणी करने वाले उनकी ना सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन जिस नेता ने, जिस व्यक्ति ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया है, वो इशारा दे रहा है, कम से कम उसकी सुनो कि भाई यहाँ संकट आ सकता है, संभालो। जिस ढंग से चला रहो उस ढंग से सरकार नहीं चलेगी। अब देखिए, ये जो इंटरव्यू था ये कम से कम मेरा ख्याल है सरकार बनने के बाद 8-9 महीने बाद आया था। यानी कि 8-9 महीने उद्धव ठाकरे ने एमवीए सरकार जिस ढंग से चलाई, महाविकास आघाड़ी की सरकार, 3 पार्टियों की सरकार जिस ढंग से चलाई थी, उस ढंग से सरकार चलाना कभी भी गड़बड़ होने की संभावना वाला है। यही तो शरद पवार बता रहे थे, लेकिन सुनेगा कौन? हमेशा देखो, बाला साहब की बात अलग थी। बाला साहब ने पार्टी बनाई थी, संगठन बनाया था और वो अपने तरीके से चलाते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ये भूलते हैं कि उन्होंने ये पार्टी नहीं बनाई है, उन्होंने ये संगठन नहीं बनाया। आज भी उनके साथ बहुत सारे शिवसेना के नेता ऐसे कि जो उद्धव ठाकरे से पहले से शिवसेना में है। जब उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे शिवसेना में आने की संभावना भी नहीं थी, तब से बहुत सारे लोग हैं कि जो शिवसेना में थे, कार्यरत थे और शिवसेना बना रहे थे। उद्धव ने शिवसेना नहीं बनाई है, तो इसलिए कम से कम उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, उनके साथ चर्चा करनी चाहिए कि भाई क्या कैसा कर सकते हैं। अगर बाला साहब होते तो क्या करते, या अगर दिवाकर रावते हो, मनोहर जोशी हो, लीलाधर डाके हो, जो बाला साहब के समकालीन रहे, उनसे मशवरा तो करते कि भाई इस सिचुएशन में बाला साहब क्या करते और इस ढंग से अगर चलते तो। लेकिन शिवसेना में तो ये होने से रहा। लेकिन सरकार बनाने के लिए आपने जो गठबंधन बनाया है, उसमें एनसीपी और कांग्रेस ऐसी 2 और पार्टियां हैं, वो आप तय करोगे वो चलेंगे, वैसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और बार बार ये हुआ। आपको याद होगा जब ये सरकार बनी थी, उस सरकार के बाद जो कुछ हुआ, तो मेरा ख्याल है मुंबई के डिप्टी कमिश्नर 8-10 डिप्टी कमिश्नर ट्रांसफ़र कर दिए गए। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने किए थे, और फिर इनको क्या बोलते, 24 घंटे में उद्धव ठाकरे ने वो ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल की थी। तो कहने का मतलब है कि जब आप मैदान में हो, राजनीति कर रहे हो, तो राजनीति में धोखे टालना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता। और पवार साहब वही बोल रहे थे, और इसलिए उन्होंने कहा था कि जिस ढंग से आपने आज तक पार्टी चलाई है उस ढंग से सरकार नहीं चल सकती, आप सुधर जाओ। ये तो इशारा था। लेकिन हम अगर देखते हैं तो 2.5 साल में उद्धव ठाकरे की सरकार या उस समय उनकी पार्टी जिस ढंग से चल रही थी, वो कोई चला नहीं रहा था, बस चल रही थी। सरकार भी चल रही थी, शिवसेना पार्टी भी चल रही थी, और कोई चला नहीं रहा था, कोई डिसीजन नहीं ले रहा था। और इसलिए ऐसी, जैसे समझो पहाड़ से कोई पत्थर क्या कोई चीज़ गिर जाती है, तो गिरते गिरते जाते, उसको अगर किसी ने रोका नहीं तो वो पूरी खाई में जाकर गिरेगी, उससे उसको कोई संभाल नहीं सकता, क्योंकि संभालने वाला कोई होता ही नहीं। शिवसेना की या एमवीए की सरकार बिल्कुल उस ढंग से चल रही थी, और बार बार इनको सिर्फ शरद पवार नहीं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशंस कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ से थप्पड़ खाने पड़ते थे कि ये क्या कर बैठे आप, ये गलत है, ये नहीं चलेगा, ये डिसीजन पीछे ले लो। आपको याद है 1 साल पहले जब 12 बीजेपी के एमएलएस को सस्पेंड कर दिया, उन्होंने डिसिप्लिन नहीं रखा,
कुछ अनुशासन नहीं रखा, इसलिए 12 बीजेपी के एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इनको इशारे दिए कि अपने आप में इनको रीइंस्टेट करो, नहीं तो हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा को अलग रखते हुए खुद ही डिसीजन लिया और उनको फिर से विधायक बना दिया। क्या इसकी जरूरत थी? अहंकार जो चीज़ है, इसलिए होता ये रहा, आज भी होता है। यानी चीफ मिनिस्टर उद्धव थे तब तो बात अलग थी, तब तो ये अहंकार में लिप्त थे, लेकिन आज भी उस अहंकार की छाया से उद्धव ठाकरे बाहर नहीं निकल पा रहे। वो पहले डिसीजन ले लेते, कुछ भी कर लेते, और बाद में कोई वकील पकड़ दे, उसको बोलते अब ये कानून के ढांचे में डालकर कोर्ट में पेश करो। तो इसलिए कोर्ट में इनको हारना पड़ता है। अर्णब गोस्वामी को अरेस्ट किया था, तब से लेकर आज तक देखो एक बात ऐसी नहीं आपको मिलेगी कि जिसमें उद्धव ठाकरे सरकार या एमवीए कोर्ट में गई और कोर्ट ने इनको कुछ दिलासा दिया, उनकी बात सही मानी। ऐसा हुआ ही नहीं। बार बार एमवीए सरकार या शिवसेना की लीडरशिप कोई डिसीजन लेती थी और कोर्ट में जाके इनको थप्पड़ खाना पड़ता था, और इनका डिसीजन, उनका निर्णय गलत है, इस पर ही सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में मुहर लगती थी। तो इसलिए सीखने की बात है। जो कुछ आज 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हो गया, उच्चतम न्यायालय में हो गया कि भाई आज तो हमको टाइम नहीं है और इसके लिए कोई लिस्टिंग नहीं हुई, तो जो पिटिशन्स पड़े हैं महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में या जो कुछ बहुमत प्रस्ताव के बारे में, अपात्रता, ये सब पिटिशन किसी और खंडपीठ के सामने, किसी दूसरी खंडपीठ के सामने रखेंगे और उसका गठन होगा, उसका लिस्टिंग होगा। तो इतनी जल्दी इसकी कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो फिर से हार गए। आपको याद है दोस्तों, जब मेरा ख्याल है 21-22 जून को जो एकनाथ शिंदे गुट महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात गुवाहाटी चला गया, तब से लेकर आज तक बार बार शिवसेना कोर्ट में जा रही है। सभापति या उपसभापति जो थे, उपाध्यक्ष थे, वाइस चेयरमैन थे, उनका इस्तेमाल किया गया। फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इसका कारण दोस्तों सीधा साधा है कि आप युद्ध तो करना चाहते हो, लड़ाई करना चाहते हो कि, लेकिन लड़ाई के लिए रणनीति जरूरी होती है। आपके साथ, आपके पास इतनी ताकत है, इतनी संख्या है, राज्यसभा चुनाव देखो, विधान परिषद चुनाव देखो, हमारे पास इतना नंबर है, हमारे पास संख्या है, ये बोल कर इसलिए हम जीत गए। नहीं जीतते भैया। आपके पास संख्या कितनी है उससे कोई मतलब नहीं होता। आप उस संख्या का, उस नंबर का किस ढंग से इस्तेमाल करते हो लड़ाई में, उस पर आपकी विजय या पराजय निर्भर होती है। और वही तो आपके सामने बैठकर देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। नंबर अपने साथ नहीं है, ये मालूम था देवेंद्र फडणवीस को, फिर भी उन्होंने राज्यसभा के लिए तीसरा कैंडिडेट खड़ा किया और वो जीत लिया। नंबर नहीं थे तो नंबर ना होते हुए भी रणनीति तय की, ढंग से रणनीति बनाई और तीसरा कैंडिडेट भी खड़ा करके जीत गए। विधान परिषद में वही बात रिपीट हो गई। 5वें कैंडिडेट के लिए बीजेपी के पास कोई वोटर्स नहीं थे और देवेंद्र फडणवीस बार बार बोल रहे थे, यानी उनकी स्ट्रैटेजी छुपी भी नहीं थी रणनीति, वो खुलेआम बोल रहे थे कि हमने वहाँ तीसरा कैंडिडेट राज्यसभा में या विधान परिषद में 5वां कैंडिडेट इसीलिए खड़ा किया है कि आपके लोग बगावत करना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी के एमएलए विधायक बगावत करना चाहते, अपने ही सरकार को, अपने ही गवर्नमेंट को सबक सिखाना चाहते, खिलाफ वोटिंग करना चाहते। इसलिए हमने तीसरा और 5वां कैंडिडेट खड़ा किया। ये देवेंद्र फडणवीस खुलेआम बोल रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे सुनना नहीं चाहते। अगर आपको धोखा है, वो सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो उससे मुकाबला कैसे करोगे? आपका दुश्मन है, चाल करके आ गया तो वो आया, ये मानना पड़ता है। लेकिन वो कैसे आएगा? वो है ही नहीं, उसके पास ताकत ही नहीं है। ये बातें आप करते बैठोगे
तो आपका दुश्मन आता है, आपको हरा कर निकल भी जाता है और आपको पता नहीं चलता। बिल्कुल वही हालत आज उद्धव ठाकरे गुट की हुई है। इसलिए ये फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जबकि सरकार गिर गई, दूसरी सरकार आ गई, तो ये दूसरी सरकार के खिलाफ भी, उनकी मेजोरिटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। और कोई ऐसे 4-5 पिटीशन रखे हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जल्दबाजी में उस पर कुछ सुनना नहीं चाहती। तो समझ लो कि भैया हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, ये तो कम से कम समझना पड़ेगा। लेकिन कौन सुनता है। दोस्तों, मैंने 3 दिन पहले एक मराठी में वीडियो डाला था कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी होने वाला नहीं। जो भी पिटीशन पड़े हुए, याचिकाएं महाराष्ट्र से पड़ी हुई है इस संबंध में, उस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। ये मैं खातरी से, विश्वास से बोल रहा था। तो मुझ में ये विश्वास कहाँ से आता है? अगर मेरे जैसे एक सामान्य पत्रकार को समझ में आता है कि इसकी सुनवाई कुछ नहीं होगी। और क्योंकि एक बात थी कि जिस ढंग से इस सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई के बारे में बीजेपी हो या एकनाथ शिंदे हो, ये चुपचाप बैठे थे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, तो उसका जवाब तक नहीं दे रहे थे। कुछ नहीं, हम तो कानून के दायरे में सही है, सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, यहाँ तक एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे। तो ये किस आत्मविश्वास से बोल रहे हैं? इस पर अगर उद्धव ठाकरे गुट में कोई सलाह मशवरा होता, कुछ सोच होती, तो बात अलग थी। लेकिन ये तो मानते ही नहीं, बस एकनाथ शिंदे गलत है, इनको हम बोलते हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट गलत बोलेगी, और नहीं बोलेगी तो सुप्रीम कोर्ट भी गलत है। इस ढंग से इनकी सोच है। ये क्या मानते हैं कि लड़ाई में हम हार जाएंगे, दुनिया को दिखाई देगा कि भाई संजय राउत या शिवसेना हार गई है। लेकिन संजय राउत का कहना ऐसा है कि दुनिया भले कहे कि हम हार गए, लेकिन मैं नहीं मानता कि शिवसेना हार गई है। जब व्यवहार में, वस्तुस्थिति में, फैक्ट में आप हार गए हैं, तो आपका मानना ना मानना कोई मायने नहीं रखता। उद्धव ठाकरे यहाँ फंस गए। उनको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी हमने बोला इसलिए हमारी तरीके से निर्णय देगी, कुछ वर्डिक्ट देगी। और सुप्रीम कोर्ट ने तो सुनने से भी इनकार कर दिया। अब 11 जुलाई चल रहा था, 11 जुलाई ये जब चल रहा था। और आज तो तय ये हुआ कि जब नया खंडपीठ बनेगा तो उसके सामने आपका मामला रखेंगे। लेकिन कब, ये तारीख भी तय नहीं। तो ये तो होना ही था, क्योंकि आप लड़ाई क्या है वो समझना नहीं चाहते। लड़ाई में रणनीति होनी चाहिए, वो नहीं समझना चाहते। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सामने जो दुश्मन है, आप जिसको दुश्मन मानते हो, वो किस ढंग से लड़ रहा है, किस तरीके से लड़ रहा है, उसको कहाँ मात देनी है, इसका सलाह मशवरा तक नहीं करते, उसका विचार तक नहीं करते, तो आपके हार होना तय है। ये तो होना ही था, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, अनिल देशमुख का मामला हो या नवाब मलिक का मामला हो। आपने देखा बार बार हर कोर्ट में उद्धव ठाकरे या एमवीए गवर्नमेंट जाती थी और हार जाती थी। हाँ, लेकिन दुनिया में सब मीडिया के सामने, टीवी के कैमरा के सामने ये अपना सीना फुलाए हुए बोलते थे हम ही जीतेंगे, क्योंकि हम ही जीतने वाले। तो ये अपनी कल्पना में जीतना चाहते, असली ज़िंदगी में ये जीतना ही नहीं चाहते, लड़ना भी नहीं चाहते, और लड़ना क्या है उसका पता भी नहीं करना चाहते। तो इनकी हार हर बार तय है, इनकी दाल कहीं भी गलने वाली नहीं है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय में भी जो 11 जुलाई को हुआ, उसका मतलब सीधा है कि आज भी और आगे भी उद्धव ठाकरे की दाल नहीं गलने वाली। ये हारेंगे, क्योंकि लड़ना कैसा है इसके लिए इनको सोचना भी ज़रूरी नहीं लगता, तो हार पक्की है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।